हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और मैं आज फिर आपके सामने लेकर आया हूँ जेएमआई बीएड के कुछ सवाल मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। कौन से सवाल भाई? हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं 2021-22 वाले सेशन का, जो जामिया मिलिया इस्लामिया बीएड में पूछे गए थे सवाल। और जो मेरा पोर्शन है जो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा वो बताऊंगा बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में, कि बायो और केमिस्ट्री के सवाल किस किस तरह के आए थे, कौन कौन से सवाल आए थे 2021-22 सेशन में, और उसके जो जवाब हैं वो क्या हैं सही। प्लस हम डिस्कस करेंगे थोड़ा और डिटेल में किसके बारे में, जो हमारे सवाल है कि इससे रिलेटेड सवाल क्या आ सकते हैं। चलिए तो हम हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले हमारा सवाल यही है आपकी स्क्रीन पर कि भाई नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब इस देखिए डायरेक्ट इन्होंने बात कह दी है। अब आपको जो सवाल है वो सवाल कंप्लीट हो रहा है ऑप्शंस के साथ कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। क्या ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या हेल्पफुल इन प्लांट ग्रोथ, या फिर आर द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एसिड रेन, या फिर डिप्लेट ओजोन लेयर। यानी कि जो पूरा एक स्टेटमेंट है, ये जो सवाल है ये आधी बात है, और जो इसका जो ऑप्शंस हैं वो इसको पूरा कर रहे हैं। तो हमें ये बताना है कौन सी बात सुटेबल है इसके लिए। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या करते हैं? क्या ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, या फिर ये हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ में, या फिर ये प्रिंसिपल कॉज है, यानी कि एक मेन रीजन है एसिड रेन का, जो एसिड रेन होती है उसका क्या ये मेन रीजन है, या फिर ये डिप्लेट करते हैं ओजोन लेयर को। तो हम भैया जानेंगे। हमारी जो अगली स्लाइड है आपको इसका जवाब जो है मिलेगा यहां। देखिए इस फोटो में आपको नजर आ रहा है कि भैया यहां पर SO2 है और NO2 है, यानी कि सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। ये कहां से निकल रहे हैं? ये यहां देखिए फैक्ट्रीज में से निकल रहे हैं। फैक्ट्री का जो धुआं वगैरह निकलता है वहां से आपके नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स निकल रहे हैं। तो इनसे क्या हो रहा है, ये जब कहां जा रहे हैं? बादल में जा रहे हैं। या बादल में क्या है? H2O है वेपर की फॉर्म में, ठीक है, यानी कि पानी है। अब भाई बादल क्यों बनते हैं? ताकि बारिश हो। अब पानी, अब वहां से जब रिएक्शन होगा किसका? इसका, इन गैसेस का, NO2 SO2, ये जब रिएक्ट करेंगे किसके साथ? जो वाटर वेपर्स हैं, तब क्या होगा? तब एसिड फॉर्म होगा। कौन सा एसिड फॉर्म होगा भाई? अगर NO2 के साथ रिएक्शन होगा तो कौन सा एसिड फॉर्म हो रहा है? नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? नाइट्रिक एसिड। और जब SO2 के साथ रिएक्शन होगा तब कौन सा एसिड फॉर्म होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए, तो अब ये जो एसिड रेन है ये किसकी वजह से होती है? अब ये एसिड रेन का मतलब है कि अब ऐसा नहीं है कि एसिड बरस रहा है बिल्कुल हमें जला देगा, नहीं। जो पीएच है, जो बारिश का जो पीएच होता है, एक पीएच वैल्यू होती है, वो हम जब आप हमारे बैच में आएंगे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पीएच क्या होता है। तो वो पीएच इनकी एसिड की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि जब रिएक्शन होता है इन गैसेस की वजह से, कहां पर रिएक्शन हो रहा है? हमारे बादलों के अंदर। जो बादलों में गैसेस जा रही हैं वहां पर रिएक्ट कर रही हैं, तो रिएक्ट करके क्या बना रही हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बना रही हैं और नाइट्रिक एसिड बना रही हैं। अब ये एसिड जो है वो पानी के साथ थोड़ा कहां आएंगे? नीचे जमीन पर। जब बारिश होगी तो ये गिरेंगे, तब क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? ये आपकी जो मार्बल है, जैसे आपने ताजमहल का देखा होगा, भी ताजमहल जो है वो इरोड हो रहा है बहुत ज्यादा, यानी पीला पड़ रहा है, उसकी जो सतह है वो खराब हो रही है। क्यों हो रही है? इस एसिड रेन की वजह से। अब हमारा जो सवाल था वो ये था कि भाई जो SO2 या NO2 है, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं या सल्फर के डाइऑक्साइड हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या करते हैं? दीज आर दी प्रिंसिपल कॉज ऑफ एसिड रेन। तो जवाब हमारा है कि ये क्या है? ये प्रिंसिपल कॉज हैं एसिड रेन का, ठीक है। कौन? नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड्स। अगली बात हमसे क्या कह रहा है भाई? अगला सवाल हमारा क्या आया कि शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, जो दूध होता है उसमें जो शुगर होती है खासतौर से वो कौन सी होती है? तो उसके अंदर जो देखिए, आपको याद रखने का तरीका बहुत आसान है। आपने नाम सुना होगा लैक्टोबैसिलस का। ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है जो दूध को दही बनाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि आप दही जमाते हैं ना, तो किससे जमाते हैं? दूध से जमाते हैं। तो आप उस लैक्टोबैसिलस से याद रखिएगा कि लैक्टोज जो शुगर है, ना ये मेल्टोज है, ना कैसीन है, ना फ्रक्टोज है, जो लैक्टोज शुगर है वो कहां प्रेजेंट होती है? वो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है। आप लैक्टोबैसिलस से इस बात को याद रखेंगे, लैक्टोज शुगर, ठीक है। बाकी हम डिटेल में किस किस तरह की शुगर होती हैं, उनका क्या क्या काम है, कहां प्रेजेंट होती हैं, वो हम वहां डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरह। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ। सेल्यूलोज क्या है भाई? सेल्यूलोज जो है वो सेल वॉल का कंपोनेंट है। किसकी सेल वॉल का? प्लांट की सेल वॉल का। यानी कि प्लांट सेल जो है, जो हमारा प्लांट सेल होता है, उसकी एक सेल वॉल होती है एक्स्ट्रा, ठीक है। अब जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है? खासतौर से उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है सेल्यूलोज। तो जो सेल्यूलोज है उसी के बारे में पूछा गया है कि भाई जो सेल्यूलोज एक सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है, वो किसका पॉलीमर है? सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ
क्या वो अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर है? नहीं। अमाइनो एसिड्स क्या होता है? ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है। लिपिड्स का है? क्या है लिपिड्स का? नहीं। सुक्रोज का है? नहीं। ये है ग्लूकोज का। तो हमारा जवाब है यहां पर कि सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है और ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बिल्कुल याद रखने की बात है कि सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अगला सवाल हमसे कहता है कि कॉन्जेनाइटल डिजीजेज आर, कॉन्जेनाइटल डिजीज जो है वो क्या होती हैं, किस तरह की होती हैं, उसका क्या काम है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। डिजीजेस प्रेजेंट इन बर्थ, क्या ये वो डिजीज हैं जो बिल्कुल आपके जन्म से होती हैं, यानी जब बच्चा जब पैदा होता है, जब बर्थ होती है उसके, तो ये डिजीज उसके साथ आती हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि पैदा होने के बाद हो रही हैं, नहीं। चलिए खैर अगला, क्या फिर ये या डिजीज ये डेफिशिएंसी डिजीज है, यानी कि हमारी बॉडी में अगर किसी चीज की कमी हो गई, किसी न्यूट्रिएंट की, किसी मिनरल की अगर कमी हो गई, तो क्या ये उससे होने वाली डिजीज है कॉन्जेनाइटल डिजीज? देखते हैं आगे। या फिर क्या ये पूरी जिंदगी में होने वाली, यानी कि पैदा हो गया बच्चा उसके बाद होने वाली डिजीज है? नहीं। स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, क्या ये इन्फेक्शियस डिजीज है? क्या ये एक बंदे से दूसरे बंदे तक फैल सकती है? देखिए हम जानते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज जो होती हैं, आप इस चार्ट को देखकर आप समझेंगे, कॉन्जेनाइटल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज, ये दो तरह की डिजीज जो है मेनली पाई जाती हैं, होती हैं। यानी कि डिजीजेस को हम, डिजीज तो बहुत हजारों लाखों तरह की हैं, लेकिन डिजीजेस का जो टाइप है, जो ग्रुप है, हमने दो मेन ग्रुप्स में बांट रखा है। ठीक है, कैसे? कॉन्जेनाइटल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो डिजीज बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होती हैं, यानी कि बच्चा पैदा हुआ उस बीमारी के साथ पैदा हुआ बच्चा। ठीक है। और एक्वायर्ड डिजीज वो होती हैं जो बाद में, जो कॉट बाय पर्सन आफ्टर बर्थ, यानी कि जो पैदा हो चुका बच्चा उसके बाद अगर कोई चीज की कमी हो गई उसमें, या कुछ हो गया, कोई इंफेक्शन हो गया उसके बाद, तब वो डिजीज आती है, तो वो है एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? बेसिकली हायर करना। ठीक है, हमने एक्वायर कर लिया, यानी कि बाद में कोई चीज ले ली, तो ये जो बॉडी है हमारी, वो जब उसमें डिजीज ही आ रही है तो ये एक्वायर्ड डिजीज कहलाती है, जब पैदाइश के बाद जब डिजीज होती है। अगर पैदाइश के साथ डिजीज हो रही है, यानी कि बच्चा पैदा हुआ और उस डिजीज के साथ पैदा हुआ, तो वो कौन सी डिजीज है? कॉन्जेनाइटल डिजीज है। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसका क्या है? इन जनरल दीज डिजीजेस आर इनहेरिटेबल, पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। देखिए, अब जो कॉन्जेनाइटल डिजीजेस हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हेरिट करती हैं, यानी कि ट्रेवल करती हैं। यानी कि अगर किसी के फादर को वो डिजीज है तो फिर वो उसके बेबी को भी होगी। ठीक है, यानी कि उसे भी होगी। अगर उसके मतलब ग्रैंड पेरेंट्स को थी तो फिर उनके फादर में आएगी, फिर उस तक आएगी डिजीज, यानी वो ट्रेवल करेगी जनरेशन टू जनरेशन। तो ये जो डिजीज है ये कैसी हैं? इनहेरिटेबल। दीज डिजीज आर इनहेरिटेबल, पास ऑन वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है। अच्छा, इधर जनरली नॉन इनहेरिटेबल, ये वाली जो डिजीज है आपकी एक्वायर्ड डिजीज, इनका ऐसा नहीं है भाई। ऐसा थोड़ी है कि मुझे अगर इन्फेक्शन हो गया, मेरा हाथ खराब हो गया, तो अगर मेरे जो आगे मेरी जनरेशन आएगी क्या उसके भी हाथ खराब रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? ये नॉन इनहेरिटेबल डिजीज है, यानी कि ये डिजीज जो है वो किसी एक शख्स से दूसरे शख्स तक या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं हो सकती। कौन सी डिजीज? एक्वायर्ड डिजीज। अब हम इसकी बात करें कॉन्जेनाइटल के, थर्ड पॉइंट है, कॉज्ड ईदर ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियो प्री बर्थ स्टेज। देखिए, या तो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, यानी कि क्रोमोसोम्स या डीएनए में कोई गड़बड़ी आ गई। ठीक है, बिल्कुल जनरली अगर मैं लैंग्वेज में बात करूं। ठीक है। या फिर क्या हुआ कि जब बर्थ नहीं हुई थी, ठीक है, जब यूटरस में था, एम्ब्रियो था, ठीक है, तब उसमें कोई दिक्कत आ गई थी एम्ब्रियो के अंदर, यानी कि कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी करी मदर ने, या फिर कुछ हुआ ऐसा, कुछ ऐसा खा लिया, पी लिया, ऐसा कुछ इन्फेक्शन हो गया, कोई केमिकल, कोई दवा का वो इन्फेक्शन हो गया उसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो तब कौन सी डिजीज आ गई उसमें? बेबी में कॉन्जेनाइटल डिजीज, यानी कि बर्थ के साथ ही, जब वो पैदा हुआ बच्चा तो उसके साथ वो डिजीज आई उसमें। ठीक है, तो वो ऐसे भी आ सकती है। अच्छा, लेकिन ये वाली जो डिजीज है एक्वायर्ड डिजीजेस आर कॉज्ड बाय पैथोजन, इन्फेक्शियस एजेंट और इन्फेक्टेड ह्यूमंस। ये डिजीज, कोई मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड ह्यूमन है, कोई बच्चा है उसके पास, अगर वो आया, उसने उसे खिलाया, अरे कितना प्यारा बच्चा है, लेकिन वो इन्फेक्टेड है, तो उसने उस बच्चे को में भी वो बीमारी भेज दी। ठीक है, तो ये सब डिजीज क्या है? ये एक्वायर्ड डिजीज है, ये किसी पैथोजन से हो गई। पैथोजन मतलब कि कोई इन्फेक्टिव, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी फैलाने वाले होते हैं उनको हम पैथोजन्स कहते हैं। ठीक है, यही फर्क है सबसे बड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन में, कि ऑल पैथोजन्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट पैथोजन, यानी कि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो गलत नहीं है, सारे के सारे बुरे नहीं है, सारे के सारे बीमारी नहीं फैलाते, लेकिन जो कुछ हैं, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है, जो कुछ है जो बीमारी फैलाते हैं, उनका नाम है पैथोजन। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है। कॉन्जेनाइटल डिजीज की हम एक और बात करें, अ फ्यू एग्जांपल आर, जैसे कि आप देखिए एग्जांपल की बात करते हैं, कौन कौन सी डिजीज जो है वो कॉन्जेनाइटल में आती हैं, ये आ सकता है सवाल। जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है। इन डिजीज के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम अपने बैच में आएंगे, लेकिन आप सिर्फ अभी एग्जांपल याद रखें कि कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है। ये डिजीज खास तौर से कैसी हैं? कॉन्जेनाइटल डिजीज हैं।
दूसरा क्या है, एक्वायर्ड की अगर हम बात करें तो भाई जैसे टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है, स्कर्वी है, रिकेट्स है, बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है, तो वो एक्वायर्ड में आती हैं। तो इसका जो हमारा जवाब है इस सवाल का वो क्या होगा, अब आप बहुत समझदार हैं भाई, वो जवाब क्या होगा, डिजीजेस प्रेजेंट एट बर्थ, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, इसका जवाब होगा ए, कॉन्जेनिटल डिजीज आर डिजीजेस प्रेजेंट एट बर्थ, ठीक है। अच्छा, अगर हम अगले सवाल की हम बात करते हैं, इस पे चलें तो भाई स्वेट ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी आर प्राइमरीली कंसर्न विद, स्वेट ग्लैंड्स कौन सी ग्लैंड्स होती हैं भाई, वो ग्लैंड्स यानी कि हमारी स्किन में वो ग्लैंड्स, वो छोटे 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 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर से क्या निकलता है, पसीना निकलता है, स्वेट मतलब पसीना, ठीक है। अब पसीने में क्या होता है भाई, सॉल्ट होता है और वाटर होता है, सॉल्ट खासतौर से NaCl ही होता है, जो आप टेबल सॉल्ट खाते हैं ना वही होता है। चलिए, तो स्वेट ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी आर प्राइमरली कंसर्न विद, यानी कि इनका काम क्या है, खास तौर से ये ग्लैंड्स क्यों हम हमारी बॉडी के अंदर, हमारी स्किन के अंदर मौजूद हैं, पसीना हमें क्यों आता है, तो इसका रीजन क्या है सबसे बड़ा, क्या रिमूवल ऑफ एक्सेस सॉल्ट, क्या बहुत सारा जो हमारी बॉडी में सॉल्ट हो गया क्या उसे निकालने के लिए, दूसरा बात एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, क्या नाइट्रोजनस वेस्ट यानी हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन के कंपाउंड, जो वेस्ट कंपाउंड बनते हैं, क्या उसको बाहर निकालने के लिए होता है ऐसा, देखिए, या फिर थर्मोरेगुलेशन, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर है हमारी बॉडी का, मान लीजिए बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो आपको पसीना आने लगेगा ना, तो जब पसीना क्यों आ रहा है गर्मी में, आप सर्दियों में तो नहीं आता पसीना, तो क्यों आता है, ताकि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, जब पसीना आएगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा तो उससे कूलिंग इफेक्ट आएगा, आप जब देखते हैं ना आपकी पसीना पसीना आप हो जाती हैं तो आप हाथ लगाते हैं तो कूल ठंडा ठंडा पे लगता है, तो वो क्यों लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन। तो क्या ये स्वेट ग्लैंड्स जो है ये थर्मो रेगुलेशन के लिए जरूरी है, या फिर रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, यानी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा अगर पानी हो गया है तो उस पानी को बाहर निकालने के लिए जरूरी है स्वेट ग्लैंड्स, या इसका जो मेन काम है। तो देखिए हम इस अपनी डायग्राम में देखते हैं, इंट्रोडक्शन क्या है इसका भाई, स्वेटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट विजिबल फिजियोलॉजिकल इवेंट्स वी एक्सपीरियंस एवरीडे, भाई स्वेटिंग जो है वो होती है, बहुत विजिबल है, नजर आता है हमें, अगर हम कहीं भाग दौड़ करके आ रहे हैं तो हमें पसीने आते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए स्वेट ग्लैंड्स पे अगर हम नजर डालें तो वो कहां है, देखिए ये रहे आपके थोड़े थोड़े स्वेट पोर्स, ठीक है, ये रही आपकी स्वेट ग्लैंड्स, जहां से स्वेट जो है वो बनता है और निकलता है, ठीक है, स्किन के बाहर। चलिए, ऑन एन एवरेज 1.6 to 4 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स इन द बॉडी, यानी कि 1.6 से कितनी, 4 मिलियन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ तकरीबन 16 लाख से 40 लाख तक स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन अवर होल बॉडी, ठीक है। और मेजर फंक्शन क्या है इसका, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी कि हम यहां क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं थर्मो रेगुलेशन की, हम बात कर रहे हैं बच्चों थर्मो रेगुलेशन की, हमारा इस ऑप्शन में था एक पॉइंट थर्मो रेगुलेशन, तो वो क्या है, बेसिकली ये है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी इसका जो मेजर फंक्शन है, जो खास काम है इसका, वो क्या है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना। ऐसा नहीं है बाहर 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा है लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, वो तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसे मेंटेन करना है, ऐसा नहीं है 50 हो रहा है और हमारी बॉडी का भी 50 हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, फिर हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। चलिए, फेलियर कैन लीड टू हीट एग्जॉस्शन, हीट स्ट्रोक, हाइपरथीमिया, हाइपरथर्मिया एंड डेथ। देखिए, अगर स्वेट ग्लैंड्स में कोई दिक्कत आती है, कुछ नहीं हो पाता है, यानी कि स्वेट अगर सही से नहीं आ रहा, तो उससे क्या हो जाता है, उससे ये सब बीमारियां हो जाती हैं भाई, उससे हीट स्ट्रोक हो सकता है, उससे हीट एग्जॉस्शन हो सकता है, यानी बहुत ज्यादा हमें गर्मी लगेगी, हमारी बॉडी जो है वो दिक्कत करेगी, हाइपरथर्मिया हो सकता है और एंड में फिर डेथ भी हो सकती है। तो आप ये सोचिए कि जो ग्लैंड्स हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इनका जो काम है वो क्या है, बेसिकली टेम्परेचर को मेंटेन करना, और वो टेम्परेचर मेंटेन करने को हम क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन। तो ना इसका जवाब ए है, ना बी है, ना डी है, इसका जवाब है हमारा बच्चों सी, थर्मो रेगुलेशन, यानी कि स्वेट ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी आर प्राइमरली कंसर्न विद, यानी कि जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, थर्मो रेगुलेशन। अगला सवाल हमसे कहता है, बहुत ही आसान सी चीज है, कि द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, वो क्या है, आर्गन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या क्रिप्टन है। ये देखिए याद करने वाली बात है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, आप जहां सांस ले रहे हैं जिस हवा में, तो उसमें हवा में बहुत सारी गैसेस हैं। अब वो कौन कौन सी गैसेस हैं, देखिए ऑक्सीजन है, कितनी है, 21% है, नाइट्रोजन है वो 78% है, यानी कि सबसे ज्यादा कौन है, मोस्ट एबंडेंट कौन है, नाइट्रोजन, हमें साफ पता चल गया। नाइट्रोजन कितनी है, तकरीबन 78, ऑक्सीजन कितनी है 20%, यानी कि हम कहते हैं 21% तकरीबन। आर्गन जो है वो देखिए कितनी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, और नियोन जो है ये और सबसे और कम है, हीलियम भी कम है, मीथेन देखिए कितना कम है, क्रिप्टन कितनी कम है। तो ये सारी गैसेस भी प्रेजेंट रहती हैं, लेकिन बहुत ही कम तादाद में अकॉर्डिंग टू, या फिर अगर हम इसके हिसाब से देखें, अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो इनके हिसाब से बहुत ही कम गैसेस हैं, यानी कि
जो ऑक्सीजन है वो तकरीबन 21%, नाइट्रोजन 78%, बाकी का जो 1% बचा, उस 1% में आर्गन भी है, CO2 भी है, नियॉन भी है, हीलियम भी है, मीथेन भी है, क्रिप्टन भी है, तो वो सिर्फ 1% में ही ये सारा का सारा कवर करते हैं। तो हमारा जो जवाब है यहाँ पर इस सवाल के हिसाब से वो क्या है, मोस्ट अबेंडेंट हमसे पूछा है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, यानी कि एलिमेंट कौन सा है, तो वो है नाइट्रोजन। कितना, तकरीबन 78%। अच्छा, सेकंड अगर हम पूछता है हमसे कि सेकंड मोस्ट अबेंडेंट कौन सा है, तो फिर भैया वो होगा हमारा जवाब 21% ऑक्सीजन, अगर सेकंड पूछ लेता है वो, ठीक है। लेकिन यहां पे हमसे मोस्ट अबेंडेंट पूछा है, तो ना ऑक्सीजन, ना आर्गन, ना क्रिप्टन, हमारा जवाब है नाइट्रोजन। इस पाई चार्ट में आपने ये चीज बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करी, देखी। अगला सवाल हमसे कहता है कि अलॉयज इन विच मरकरी इज वन ऑफ द मेटल्स आर कॉल्ड। मरकरी क्या है, ये एक मेटल है, इसका क्या है सिंबल, ये रहा Hg से हम मरकरी को डिनोट करते हैं। अलॉयज क्या होते हैं, अलॉयज होते हैं कि भाई आप कोई मेटल है या नॉन मेटल है, या फिर कोई मेटल है और दूसरा मेटल है, तो इनको जब आप मिला देते हैं तब एक नई किस्म का मेटल बनता है, ठीक है, या फिर नई किस्म का सब्सटेंस बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, अलॉय कहते हैं। अलॉय बेसिकली क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। अलॉय क्या है, मिक्सचर ऑफ मेटल या फिर नॉन मेटल टू मेटल, ठीक है। या तो आप किसी मेटल में नॉन मेटल को मिला दो, या फिर किसी मेटल में मेटल को ही मिला दो, किसी दूसरे मेटल में, जैसे कॉपर है, जिंक है, आयरन है, ये सारी चीजें मैं बात कर रहा हूं मेटल्स की। अब देखिए नॉन मेटल में कार्बन भी मिला देते हैं कहीं कहीं। चलिए खैर, एलॉयज के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की क्लास में। चलिए, एलॉयज इन विच मरकरी, मरकरी क्या है, ये एक एलिमेंट है जिसे हम Hg से डिनोट करते हैं, कि ऐसा एलॉय जिसके अंदर मरकरी प्रेजेंट है, तो उस एलॉय को हम कहते क्या है, मतलब उस ग्रुप ऑफ एलॉयज को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या हम उसे एमलगम कहते हैं, इमल्शन कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं, या सोल्जर कहते हैं, हम देखते हैं भाई क्या कहते हैं। देखिए आप इस चार्ट में आप देखेंगे तो अलॉयज यू हैव डेफिनेटली हेard ऑफ। देखिए एमलगम वो क्या है, मरकरी एंड सिल्वर और अनदर मेटल लाइक गोल्ड, यानी कि मरकरी इसमें प्रेजेंट होता है खासतौर से, हम उसे क्या कहते हैं, एमलगम कहते हैं। हमारा सवाल भी तो यही है। हम थोड़े से कुछ अलॉयज के बारे में हम देख लें। देखिए ब्रास है, ब्रास किससे बना होता है, ब्रास एक क्या है, एलॉय है, ये कॉपर और जिंक का एलॉय है, यानी इन दोनों को मिलाकर बना है। ब्रॉन्ज जो है वो किसका है, कॉपर और टिन का। ये सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ये याद रखिए बिल्कुल, कि ब्रास जो है वो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी मिक्सचर ऑफ विच मेटल्स, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉन्ज जो है वो किस किस मेटल से मिलकर बना है। ब्रास किस किस मेटल से, इलेक्ट्रम है, ये गोल्ड एंड सिल्वर से मिलकर बना है। प्यूटर है, ये टिन और कोई दूसरा मेटल हो सकता है उससे मिलकर बना है। स्टर्लिंग है, ये सिल्वर एंड कॉपर से मिलकर बना है। स्टील है, ये स्टील, आयरन और कार्बन, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो स्टील जो आप देखते हैं ना, आपने चम्मच या फिर कोई छुरी वगैरह होती है, यानी नाइफ वगैरह होती है, उस पर आप देखते हैं स्टेनलेस स्टील, तो वो क्या है, वो यही तो है, उसके अंदर आयरन है प्लस कार्बन है, जिसकी वजह से उस पर जंग नहीं लगती, ठीक है, रस्टिंग नहीं होती, क्योंकि आयरन का है तो रस्टिंग हो जाएगी, तो उसमें कार्बन भी मिला होता है थोड़ा सा, इसीलिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और उस पर रस्टिंग नहीं लगती। तो वो क्या है, स्टील भी एक एलॉय है, प्यूटर एलॉय है, इलेक्ट्रम एलॉय है, ब्रास एलॉय है, ब्रॉन्ज एलॉय है, एमलगम क्या है, ये भी एलॉय है, ठीक है। तो एमलगम वो एलॉय है इस सवाल के हिसाब से जिसमें मरकरी जो है वो अपना रोल अदा करता है, मरकरी पाया जाता है। तो एलॉयज इन विच मरकरी इज वन ऑफ द मेटल्स आर कॉल्ड एमलगम्स, ना कि इमल्शन, ना मिक्सचर, ना सोल्जर्स, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसे, एमलगम्स। अगला सवाल हमसे कहता है कि भाई एन एलिमेंट दैट कैन फॉर्म अ पेंटॉक्साइड, ठीक है, यानी कि 5 ऑक्सीजन, पेंट का मतलब 5, यानी कोई ऐसा एलिमेंट इनमें से जो 5 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता हो आराम से। देखिए नाइट्रोजन, बोरॉन, फास्फोरस या एल्यूमिनियम, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई फास्फोरस है ऐसा। देखिए यहां पे आप देख रहे हैं, यानी कि P2O5, इसका स्ट्रक्चर आपको ये रहा, इसे हम कहते हैं ये पेंट ऑक्साइड है, किसका, फास्फोरस का, यानी हम इसे क्या कहेंगे, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। तो फास्फोरस ही है जो 5 ऑक्सीजन के साथ जो है वो अपना स्ट्रक्चर बनाता है। स्ट्रक्चर आपके सामने ये रहा, ठीक है, P2O5। तो इसका जवाब क्या है, एन एलिमेंट दैट कैन फॉर्म पेंटॉक्साइड। तो कौन सा एलिमेंट है इसमें से जो पेंटॉक्साइड यानी कि 5 ऑक्सीजन के साथ अपना वो बना सकता है, स्ट्रक्चर बना सकता है, तो वो है आपका फास्फोरस, ठीक है। अगली बात, अगला सवाल हमारा ये है कि कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। भाई कोई चीज सॉलिड है और वो डायरेक्ट वहां से क्या बन गई, वेपर बन गई, ठीक है, यानी सॉलिड से क्या वेपर, या फिर आप कह लो गैस, वेपर या गैस में डायरेक्ट, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर या गैस में तब्दील हो गई, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कन्वर्जन इज नोन एज, वो जो स्टेट है उसको हम क्या कहेंगे, क्या हम उसे वेपराइजेशन कहेंगे,
सब्लिमेशन कहेंगे, आयनाइजेशन कहेंगे या फ्यूमिंग कहेंगे? तो चलिए देखते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं काफी और आपको ये चीज याद होनी चाहिए। देखिए यहां पे मैंने एरोस के थ्रू दिखा रखा है। हम सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा सवाल है, यानी सॉलिड से वेपर बनना है, यानी सॉलिड से गैस बन रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस स्टेट ऑफ मैटर चेंज होने को हम क्या कहेंगे? तो हम क्या कहेंगे, देखिए सॉलिड ये रहा, अब ये चेंज हुआ किसमें? गैस में। गैस यानी कि हम क्या कहें, वेपर कह सकते हैं। ये वेपर में जब चेंज हो रहा है तो इसको हम कहेंगे सब्लिमेशन। क्या कहेंगे हम इसको? सब्लिमेशन। ठीक है, तो इस सवाल के हिसाब से जो हमारा जवाब आ गया वो आ गया साफ साफ भाई सब्लिमेशन। लेकिन फिर बाकी चीजों को हम क्या कहेंगे, थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। यहां तो हमने देख लिया कभी सॉलिड जब वेपर में चेंज हो रहा है तो हम उसे कहेंगे सब्लिमेशन, लेकिन जो बाकी चीजें हैं, अब देखिए मान लीजिए किसी ने सवाल आपसे अगला सवाल ये पूछ लिया कि भाई ये बताइए वेपर से अगर डायरेक्ट सॉलिड बन जाए, यानी कि वेपर से अगर डायरेक्ट सॉलिड बन जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम डिपोजिशन। क्या कहेंगे उसे? डिपोजिशन। ठीक है, अब इसी तरह से जो लिक्विड है, लिक्विड से अगर गैस बनता है वो होता है इवेपोरेशन, और गैस से अगर क्या बनता है, लिक्विड बनता है, उसे कहते हैं हम कंडेंसेशन। ठीक है, और लिक्विड से अगर हमारे पास सॉलिड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, लिक्विड है और वो सॉलिड बन गया, क्या कहेंगे हम उसे? बेसिकली सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। ठीक है, और हमारा सॉलिड है वो लिक्विड बन गया, उसे हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग कहेंगे। तो ये इंटर कन्वर्जेंस हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको ये सारे सॉलिड से लिक्विड बनने को, लिक्विड से सॉलिड, या सॉलिड से गैस, या गैस से सॉलिड, या गैस से लिक्विड, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। तो इस सवाल जो हमारा सवाल आया हुआ है 2021-22 के पेपर में, उसमें क्या पूछा था कि भाई कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। इनडायरेक्टली नहीं, ऐसा नहीं कि सॉलिड से पहले लिक्विड बना फिर लिक्विड से गैस बन गया, ऐसा नहीं, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर बना, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। अगला सवाल हमसे कहता है कि भाई न्यूलैंड्स, ये साइंटिस्ट के नाम है, न्यूलैंड्स, मेंडलीव, मेयर्स आर साइंटिस्ट्स हु कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ। अब देखिए, अब हम जब पीरियोडिक टेबल वाली चीज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साइंटिस्ट कौन थे, याद रखने वाली चीज है। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने क्या डेवलप किया था? क्या इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को डेवलप किया था, मेटलर्जी को डेवलप किया था, या फिर इन्होंने पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट को किया था, या डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स को किया था? भाई इन्होंने किया था, सीधी सी बात है, पीरियोडिक टेबल को डेवलपमेंट, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियोन, हाइड्रोजन, आपके जो भी जितने भी आप एलिमेंट्स पढ़ते हैं अलग अलग, वो सब एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में है। आप पीरियोडिक टेबल आप देखते होंगे तो वो पीरियोडिक टेबल को सेट करने में एक साइंटिस्ट का हाथ नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने हेल्प करी, मदद करी। तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उनमें से 3 के नाम यहां लिखे हुए हैं। तो भाई इन्होंने क्या किया खासतौर से, इन्होंने क्या डेवलपमेंट में हेल्प करी? इन्होंने पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में हेल्प करी। ठीक है, यानी कि पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। अगला सवाल हमसे कहता है कि रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स। अच्छा ठीक है, आपने पढ़ा होगा हमेशा रेड ब्लड सेल्स, है ना, और यहां पे क्या लिखा है? रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स। तो सेल्स और कॉर्पुसेल्स में क्या फर्क है? कुछ तो फर्क होगा। क्या ये सेम है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सेम नहीं है। ठीक है, कॉर्पुसेल तब हम कब कहते हैं? हम तब कहते हैं जब ये क्या होता है? इमैच्योर होता है। इमैच्योर का मतलब ये है कि अभी अपना काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ है, ये अभी बिल्कुल रेडी हो रहा है, यानी कि जो सेल है वो जस्ट अभी अभी बना है, अभी रेडी हो रहा है, अभी ये अपने काम पे नहीं लगा है। इसका काम क्या है आरबीसी का? भाई ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना, यही तो काम है खासतौर से इसका। चलिए, तो वह भी ये इमैच्योर है, यानी कि कॉर्पुसेल है अभी ये। जब ये मैच्योर हो जाएगा, जब ये अपना काम करने लगेगा, तब इसे हम क्या कहेंगे? आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल कहेंगे। तो इन्होंने सवाल ये पूछा है, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स आर फॉर्म्ड इन, यानी कि जो अभी इमेज, जाहिर सी बात है जब बच्चा पैदा होता है तो छोटा होता है ना, तभी तो बड़ा होता है धीरे धीरे, तभी तो काम करने लायक होता है। ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट पैदा हुआ और काम करना शुरू उसका, नहीं। तो ऐसे ही आरबीसी का हिसाब है। आरबीसी जब छोटा होता है, जब काम करना नहीं है, जब वो अपनी ग्रोथ में होता है, यानी सेल जो है वो ग्रो कर रहा है, थोड़ा काम करने के लिए तैयार हो रहा है, तो हम उसे रेड ब्लड सेल ना कहकर रेड ब्लड कॉर्पुसेल कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कहेंगे? उसे रेड ब्लड सेल। चलिए तो अब ये क्या कह रहा है हमसे कि ये कहां फॉर्म होते हैं, यानी कहां बनते हैं? तो ये भी याद रखने वाली बात है, ये बनते हैं आपके बोन मैरो के अंदर, ना किडनी के अंदर, ना लंग्स में, ना हार्ट में। जो आपके रेड आरबीसीज हैं वो कहां बनते हैं? वो बोन मैरो के अंदर बनते हैं। ठीक है, बोन मैरो क्या है ये हम बहुत अच्छे से अपने बैच में उस चीजों में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बच्चों, अगला सवाल हमसे कहता है, बस 1-2 सवाल बचे हैं हमारे। ठीक है, अगली बात है कि भाई कहां है अगला सवाल? ये रहा। चलिए, Which of the following is not an example of biomass energy source? ठीक है, बायोमास एनर्जी सोर्स का इनमें से कोई कौन एग्जाम्पल नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले आप देखें सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होती हैं। कन्वेंशनल सोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स वो हैं जो आमतौर से कॉमनली इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करते हैं? कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, और ये कैसी होती हैं? नॉन रिन्यूएबल होती हैं। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है कि एक बार खत्म
तो खत्म, फिर दोबारा से आप इसको यानी कि नॉन रिप्लेनिशेबल, यानी कि दोबारा से आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे क्या है, जैसे आपकी जो सनलाइट है क्या वो खत्म हो रही है? नहीं हो रही, वो तो आप इस्तेमाल करो जितनी चाहो करो। जैसे आपकी क्या है, जैसे हवा है क्या वो खत्म हो रही है? नहीं। लेकिन कोल है, पेट्रोलियम है, तो यानी कि जो कॉमर्शियल है, यानी कि जो कन्वेंशनल सोर्सेस है, वो जैसे कोल है आपका, ऑयल है, नेचुरल गैस है, थर्मल पावर है, और नॉन कॉमर्शियल में बात करें तो फायरवुड है, हाइड्रो पावर है, न्यूक्लियर पावर है, ये सब खत्म हो रही हैं, खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए रहेंगी, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस की, यानी कि जो आमतौर से इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, वो क्या है? सोलर एनर्जी, जो कभी खत्म नहीं होंगी, यानी कि कैसी हैं ये रिन्यूएबल है, बार बार हम रिन्यू कर सकते हैं। विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास बेस्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो एनर्जी है ना, ये सब क्या है? बायोमास बेस्ड है। क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, ये बायोमास बेस्ड है, ठीक है। हमसे यहां क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी रिसोर्सेज? तो कौन सी एग्जाम्पल नहीं है बायोमास एनर्जी रिसोर्सेज की? तो भाई देखिए, ये सब तो है, लेकिन हमारी कौन सी नहीं है? बायोमास से हमारी कौन सी नहीं आ रही, यानी कि जिसमें किसी बायोमास का यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो कौन सी है? वो हमारी टाइडल एनर्जी है, ठीक है। क्या है हमारा जवाब यहाँ पर? टाइडल एनर्जी। देखिए, वुड कहीं ना कहीं किससे क्या है? प्लांट का पार्ट है। कोल जो है वो भी प्लांट से ही ड्राइव होकर बना है। अब ये बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे कि कोल कैसे बना। गोबर गैस है, वो भी कहां से? गोबर कौन करता है भाई? वो भी एक पर्टिकुलर एनिमल का जो वो है, क्या कहते हैं, वेस्ट है। तो जो टाइडल एनर्जी है वो बायोमास में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका कोई कंट्रीब्यूशन टाइडल एनर्जी में नहीं है। तो इसका जवाब है हमारा टाइडल एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स? तो टाइडल एनर्जी इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। बाकी गोबर गैस है, वुड है, कोल है, ये सब बायोमास से डिराइव्ड है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम अपना करते हैं कि भाई हमसे ये पूछा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि द फिनोमेना वेयर कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, इकट्ठा होना, बिल्कुल एक जगह, जैसे हम करते हैं ना, इकट्ठा करते रहते हैं, जैसे हम झाड़ू अगर लगा रहे हैं तो सारा का सारा कचरा हम एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, तो उसी तरह से एक्यूमुलेशन कहते हैं उसे। एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली, प्रोग्रेसिवली का मतलब कि ज्यादा होता जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा, ठीक है। At each trophic level which results in highest concentration of the chemicals in human being who occupy two position in the food chain। तो ये जो प्रोसेस है पूरा कि भाई एक पर्टिकुलर कुछ केमिकल है वो इकट्ठा होते चले आ रहे हैं और ट्रॉफिक लेवल से ट्रॉफिक लेवल में वो आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, यानी बढ़ता चला जा रहा है इसका मामला। अब वो बढ़ते चले आ रहे हैं तो ह्यूमन बींग्स जो सबसे ऊपर है ट्रॉफिक लेवल पर, वहां तक आकर वो हाईएस्ट हो गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम क्या कहते हैं? तो भाई हम पढ़ चुके हैं पिछले सवालात में, जो हमारा सवाल आया था ये तो हमने सॉल्व किया था, इसे कहते हैं हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ना कि इसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ना पेस्टिसाइड रेसिड्यू, ना एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स, ठीक है। अच्छा, ये एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स बेसिकली यही तो है बायोमैग्निफिकेशन। हमसे पूछा गया जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है, यानी कि जो फिनोमेना है वो कहलाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, या फिर हम इसे कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन, ये भी कहते हैं हम इसे क्या कहते हैं? बायो एक्यूमुलेशन या फिर बायो मैग्निफिकेशन। तो आप इससे कंफ्यूज ना हो, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, तीनों चीजें ये एक ही हैं। अब देखिए हम इस चार्ट के थ्रू थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए देखिए ये एक ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है। ये मे फ्लाई है, इसने क्या है, यहाँ पर क्या है, ये जो है मान लीजिए इसके अंदर क्या है, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, टॉक्सिक केमिकल हैं, जो कि एक मे फ्लाई में आ जाएंगे। जब इन्होंने इसको खाया, यानी कि इस पे जब ये फीड कर रही हैं तो इनके पास ये केमिकल आ गए। अब इन मे फ्लाइज को कौन खा गई? ब्लू गिल खा गई। ये देखिए ये लेवल आपको नजर आ रहा है किसका, किसका लेवल है? ये केमिकल का लेवल है कि जो केमिकल गया वो कितना गया, ये केमिकल का लेवल है हमारा। अब ये केमिकल जो है वो इसमें देखिए बढ़ गया थोड़ा सा, यानी कि एक्यूमुलेट होता चला गया, यानी जो एक अगले जो फूड चेन में जो अगली इस फिश ने इसे खाया तो ये केमिकल क्या है, थोड़ा बढ़ गया, एक्यूमुलेट हो गया। फिर इस फिश को किसने खाया? बड़ी फिश मछली ने खा लिया, तो इसके अंदर और ज्यादा आ गया। अब इस बड़ी मछली को ह्यूमन ने पकड़ के खा लिया, तो ह्यूमंस के अंदर देखिए सबसे ज्यादा हो गया ना। तो ये क्या है? ट्रॉफिक लेवल्स हैं, पहला ट्रॉफिक लेवल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी कि टॉप जो ट्रॉफिक लेवल है हमारा, यानी जो ह्यूमन है उसके अंदर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन हो गई केमिकल की। तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल या पॉल्यूटेंट की कहां पे से, देखिए यहां से आप बढ़ता चला जा रहा है। अब ये जब बढ़ती चली आ रही है चीज, तो जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में ऊपर चले जाते रहेंगे वैसे वैसे जो केमिकल है उसकी जो क्या कहते हैं एक्यूमुलेशन है वो बढ़ता चला जाएगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सिंपली बायो मैग्निफिकेशन या बायो एक्यूमुलेशन या फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। हम देख लें कोई अगर अगला सवाल कोई बचा तो नहीं है। अगर नहीं बचा सवाल तो फिर हम
चलिए, हमारा कोई सवाल नहीं बचा, सारे सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये हमने सॉल्व किए भाई 2021-22 के पीवाईक्यू सॉल्यूशन हमने आपको दिए, कोशिश करी देने की, और जिसमें हमने क्या किया, हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पोर्शन बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया, और हमने आपको बताया कि भाई क्या क्या सवाल जो है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं आ सकता, या फिर कौन से सवाल को हम किस तरह से और हम क्या क्या अपने बैचेस में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हम अभी डील करेंगे, जो अच्छे से आपको समझना बाकी है। तो इसी के साथ आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा एल्यूरिंग शिक्षा द्वार जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जो बैच है उसमें भी बिल्कुल आइए, जिससे कि आपको बहुत फायदा हो, आपका जो नाम है वो हम दर्ज करा पाए बीएड के अंदर, या जहां पर भी आप लेना चाहें एडमिशन। हमारे काफी सारे बैचेस शुरू होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं मोहम्मद अनस आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।